हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 94 में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी क्लास होगी हिंदी व्याकरण में काल, जिसके हम अंतर्गत पढ़ेंगे काल की परिभाषा, काल के भेद तथा वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, भूतकाल के कितने भेद होते हैं तथा भविष्य काल के कितने भेद होते हैं। उदाहरण सहित अच्छे से समझेंगे, जिससे हमारा एग्जाम में आने वाला कोई भी प्रश्न छूटे ना। शुरू करते हैं हम आज की क्लास हिंदी व्याकरण में काल। तो देखते हैं काल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने का समय तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, उसे हम काल कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, श्याम सो रहा है, बच्चे खेल चुके हैं। अगला पॉइंट देखते हैं काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्य काल। जिसमें हम पहला पढ़ेंगे वर्तमान काल। तो देखते हैं वर्तमान काल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, माँ पूजा कर रही हैं, और तीसरा है मोहन खाना खा रहा है। अगला देखते हैं वर्तमान काल के भेद। तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। इसमें पहला है सामान्य वर्तमान। तो देखते हैं सामान्य वर्तमान की परिभाषा। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान समय में होना पाया जाता है, उसे हम सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे मैं खाता हूं, बच्चे खेलते हैं, वह कलकत्ता जाता है, और नीतू स्कूल जाती है। दूसरा देखते हैं तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने की निरंतरता, यानी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने की निरंतरता, यानी कि लगातार होने की निरंतरता का बोध होता है, उसे हम अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान कहते हैं। जैसे मैं गा रहा हूँ, इसमें गाने की जो क्रिया है वह निरंतर हो रही है। पक्षी उड़ रहे हैं, इसमें उड़ने की क्रिया निरंतर हो रही है। वह जा रहा है, इसमें जाने की क्रिया निरंतर हो रही है। और लता गा रही है, इसमें भी गाने की क्रिया निरंतर हो रही है। तीसरा है पूर्ण वर्तमान। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के वर्तमान में पूर्ण होने का बोध होता है, उसे हम पूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे राजेश ने पुस्तक पढ़ी है, वह आया है, और मैंने रोटी खाई है। इन उदाहरण के माध्यम से हम पूर्ण वर्तमान को समझ सकते हैं। चौथा है संदिग्ध वर्तमान। तो देखते हैं संदिग्ध वर्तमान की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह पाया जाता है, यानी कि जो क्रिया वर्तमान काल में होने में संदेह पाया जाए, उसे हम संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे राजू खाना खाता होगा, बच्चे स्कूल जा रहे होंगे। यानी कि खाना खाने में संदिग्धता है और स्कूल जाने में भी संदिग्धता है। तो इस उदाहरण के माध्यम से हम संदिग्ध वर्तमान को समझ सकते हैं। पांचवा है संभाव्य वर्तमान। तो क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के वर्तमान समय में पूरा होने की संभावना, यानी कि जो कार्य वर्तमान समय में पूरा होने की संभावना रहती है, उसे हम संभाव्य वर्तमान कहते हैं। जैसे आज वर्षा होगी, वह आया हो, और वे गए हों। अगला या दूसरा देखते हैं भूतकाल।
भूतकाल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने खाना खाया था, कल बारिश हुई थी, यानी कि ये दोनों कार्य जो हैं बीते हुए समय में संपन्न या पूर्ण हो चुके हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, यानी कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला है सामान्य भूतकाल। तो देखते हैं सामान्य भूतकाल क्या है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध होता है किंतु ठीक समय का बोध नहीं होता, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन गया, लड़का आया, सीता ने पत्र लिखा और वर्षा हुई। इन उदाहरण के माध्यम से हम सामान्य भूतकाल को समझ सकते हैं। दूसरा देखते हैं हम आसन्न भूतकाल। देखते हैं आसन्न भूतकाल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात होता है कि क्रिया अभी अभी पूर्ण या समाप्त हुई है उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने पूजा की है और मैंने खाना खाया है। तीसरा देखते हैं पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने पेंसिल खरीदी थी, गाड़ी आई थी, शिवम ने पत्र लिखा है। यानी कि ये जो है पूर्ण भूतकाल के उदाहरण है। इसके माध्यम से हम उदाहरण के माध्यम से पूर्ण भूतकाल को समझ सकते हैं। चौथा है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते समय में होने का बोध हो किंतु उसकी समाप्ति या पूर्ण होने की जानकारी नहीं हो उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे लड़के आ रहे हैं, बारिश हो रही थी, रंजना नाच रही थी। इसमें कार्य जो है बीते समय में शुरू तो हो गया है लेकिन उसकी समाप्ति का बोध या जानकारी नहीं है। अगला देखते हैं संदिग्ध भूतकाल। देखते हैं संदिग्ध भूतकाल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से कार्य होने में अनिश्चितता या संदेह हो उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चा आया होगा, उसने कहानी पढ़ी होगी। अगला देखते हैं हेतु हेतुमत भूतकाल। परिभाषा। जब एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता हो तो उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि तुमने मेहनत की होती तो पास हो जाते, यानी कि पास कब होते, जब मेहनत की होती, यानी कि दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर निर्भर है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी कि दूसरी क्रिया फसल कब अच्छी होती, जब वर्षा होती, यानी कि दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर निर्भर है। यदि वह आता तो मैं जाता, इसमें भी दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर निर्भर है। अगला देखते हैं भविष्यकाल। भविष्यकाल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होने वाला है तो उसे हम भविष्यगत काल कहते हैं। जैसे मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। देखते हैं भविष्यत काल के भेद, यानी भविष्य काल के कितने भेद होते हैं। तो भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला है सामान्य भविष्य काल। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भविष्य में होने वाली है तो उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे आज वर्षा होगी, यानी कि वर्षा आने वाले समय में होगी। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, राजन कल दिल्ली जाएगा। दूसरा देखते हैं संभाव्य भविष्यत काल। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो
उसे हम संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। यानी कि क्रिया के जिस रूप से कोई भी कार्य भविष्य में होने की संभावना होती है उसे हम संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे शायद चोर पकड़ा जाए, शायद कल परीक्षा परिणाम घोषित हो। तीसरा देखते हैं हेतु हेतुमत भविष्यत काल। हेतु हेतुमत भविष्यत काल क्या होता है? जब एक क्रिया का पूर्ण होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है तो उसे हेतु हेतुमत भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह पढ़ेगा तब सफल होगा, यानी कि कब सफल होगा? जब वह पढ़ेगा, यानी कि दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर निर्भर करती है। वह कहे तो मैं कोशिश करूं, यानी कि कब कोशिश करूं? जब वह कहे, यानी कि दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर निर्भर है। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब